जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्यारे साथियों आप लोगों को बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध कैसे किया जाता है। तो हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ। ठीक है, तो दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे। इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार की है। तो चलिए पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड, इससे पहले की जो जानकारी होनी चाहिए आपको, पहले वो जानकारी देते हैं। तो आप जानते दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। समतल और गोलीय। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय, जिसमें कि समतल का कोई प्रकार नहीं होता और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, जिससे हम एक को उत्तल कहते हैं और एक को अवतल कहते हैं। जिसके बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और भीतरी भाग रंगा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसके भीतरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और बाहरी भाग रंगा हो उससे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। तो आप ये चीजें पहले से जानते होंगे या अभी आप जाने। ठीक है, किसी प्रकार आप जाने, ये बातें जान गए। उसके बाद आज हम जो है ये दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए दर्पण सूत्र होती है क्या, आप इसके बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद वो उसको सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में देखिए इसका कहना है दर्पण सूत्र का, ये कौन सा दर्पण है भैया, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। देखिए इसमें बीचों बीच एक होता है ध्रुव यानी पी पोल, उसके बाद एक इसके इससे मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष भी से कहते हैं गुजरती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसकी जो केंद्र होती है, इस दर्पण के जो केंद्र निकलेंगे, ये दो दर्पण को गोलीय करेंगे, उसके बाद जो केंद्र निकलेंगे उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो बीचों बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस। तो ये दर्पण सूत्र यही बताती है कि इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे कि r से सूचित करते हो। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस, जिसे छोटी f से सूचित करते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि बड़ी f से फोकस बिंदु को सूचित करते हैं और छोटी f से हम फोकस दूरी को सूचित करते हैं, यानी P से F के बीच की दूरी को सूचित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जहां एक वस्तु रखें, मान लिया जाए हम यहाँ एक वस्तु रखें। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेंगे यहाँ पे। तो इसके जो ये जो वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए पी वी को हम कहते हैं वस्तु दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी यानी यू कहते हैं। और ये प्रतिबिंब बना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम भी कहते हैं। तो ये दर्पण सूत्र हमें यही बताती है कि दर्पण के उस चीज के बारे में बताती है, मैं दर्पण सूत्र, कि ये जो फोकस हैं, ये जो फोकस हैं हमारे पास फोकस दिए हुए हैं और वस्तु दूरी दिए हुए हैं, तो हम प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर हमें फोकस दूरी दी हुई है, अगर हमें प्रतिबिंब दूरी दी हुई है, तो वस्तु दूरी कैसे निकालें। अगर वस्तु दूरी दी हुई है, प्रतिबिंब दूरी दी हुई, तो हम फोकस दूरी यानी छोटी f जिसे संकेत किया जाता है, हम उसे कैसे निकालें। तो इसके एक सूत्र होते हैं, इसमें संबंध होते हैं कि अगर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि हम आगे अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है, अगर ये दोनों मालूम है, तो इसके व्युत्क्रम बराबर इसके व्युत्क्रम प्लस इसके व्युत्क्रम, यानी कि फोकस, इसमें संबंध यही है कि फोकस के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम बराबर प्रतिबिंब के दूरी का व्युत्क्रम प्लस बिंब के दूरी का व्युत्क्रम, यानी बिंब का मतलब वस्तु के दूरी का व्युत्क्रम। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे या आप पहले से समझे होंगे। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब हम हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा जो मुख्य मुद्दा है, अब हम वो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र। सबसे पहले हम ऊपर में हेडिंग दे देते हैं दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र जो होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, दर्पण सूत्र। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए पहले हमें एक अवतल दर्पण बनानी होगी। देखिए दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में भी सिद्ध हो सकते हैं, उत्तल दर्पण में भी सिद्ध हो सकते हैं। तो आप कहिएगा भैया कि समतल दर्पण में क्यों सिद्ध नहीं हो सकते हैं? तो भाई साहब समतल दर्पण समतल है ना, उसमें फोकस होती है, वस्तु दूरी होती है, प्रतिबिंब भी दूरी होती है, मगर उसमें फोकस दूरी नहीं होती है। फोकस दूरी होती है, मगर उसमें वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र वो कर्व नहीं होते, इसलिए उसके वक्रता केंद्र नहीं होते हैं, जिससे कि उसकी दूरी के नाप उससे दूरी अगर नापी जाए तो वो वैज्ञानिक द्वारा नहीं बताए गए। ठीक है, तो हम समतल दर्पण में हम इन सूत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते और समतल दर्पण में सूत्र लागू ही नहीं होते। ठीक है, उनके फोकस दूरी जो होते हैं समतल दर्पण के, वो फोकस दूरी उसके शून्य होते हैं। ठीक है, फोकस दूरी उसके शून्य शून्य होते हैं। तो उसके शून्य फोकस दूरी होते ही हम जानते ही हैं, तो उसका वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी तो हर हमेशा उसके वस्तु जो कि पीछे बनते हैं समतल दर्पण में। तो छोड़िए उन सब के बातों को, हटाइए जो हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। जो हमारे 10th क्लास की सिलेबस में दिए हुए हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अवतल दर्पण में ही दर्पण सूत्र सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण जिसका कि बाहरी भाग रंगा हो, जिसका कि बाहरी भाग रंगा हो, ये देखिए ये लाइन खींचने का मतलब है कि ये इस भाग में लाइन खींचने का मतलब है कि ये भाग पिछली भाग इसका रंगा हो। ठीक है, नहीं तो चांदी से ढका हो, रजदीत हो, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसके बीचों बीच एक होती है पोल ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मुख्य अक्ष होती है, इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। उसके बाद देखिए फोकस, एक फोकस ले लेते हैं, इसके ठीक दोगुनी दूरी पर होती है वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इन बातों को आप अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो उसके बाद हम एक वस्तु रखेंगे जिसमें कि दर्पण सूत्र हमें सिद्ध करनी है। दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए हम कहीं भी वस्तु रख के हम दर्पण सूत्र सिद्ध कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे वस्तु रखें तो दर्पण सूत्र सिद्ध करने में आसान होती है। ठीक है, आसान होती है। यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखें तो, वरना हम कहीं भी वस्तु को रखें तो वो दर्पण सूत्र सिद्ध हो सकती है। अगर यहाँ भी रखें तो वो 4 त्रिभुज बनेंगे, 4 त्रिभुज से दर्पण सूत्र होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक वस्तु रखें। हम जानते हैं, हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे, नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए कि प्रतिबिंब बनने का आरेख उसके थंबनेल में दिया हुआ। ठीक है, हमारे एम ई सेंटर 7242 चैनल पे। ठीक है, तो आपने तो ये चैनल पर आप तो वीडियो देखेंगे तो इसी चैनल में होंगे। तो हम बताए थे कि इससे प्रतिबिंब बनते हैं, इसके किरण आरेख, हर एक प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु रखे थे और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे वस्तु रखे थे, एक अनंत में भी वस्तु रखे थे। तो उसका किरण आरेख खींचने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इससे 2 किरण निकलती है, एक समांतर निकलती है और एक समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, और दूसरी जो किरण निकलती है वो फोकस की दिशा में निकलती है या वक्रता केंद्र की दिशा में निकलेगी, वरना ये पोल यानी ध्रुव की दिशा में निकलेगी। ठीक है, तो ये समांतर अगर जाएगी, ये भी हम बताए थे कि अगर समांतर जाएगी तो वो लौटेगी कहाँ से। देखिए दर्पण में आप जानते हैं कि दर्पण में जब किरणें टकराती है तो वो लौटती है, यानी परावर्तित होती है। तो परावर्तित होती है तो किस दिशा में परावर्तित होगी, तो हम जानते हैं कि अगर समांतर हो तो फोकस की दिशा में परावर्तित होगी। तो फोकस की दिशा में से परावर्तित कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक और किरण निकलती है जिसे आप ध्रुव की दिशा में भी दे सकते हैं, फोकस की दिशा में भी दे सकते हैं, और आप वक्रता केंद्र की दिशा में भी दे सकते हैं। तो हमें वक्रता केंद्र की दिशा में दे देंगे तो ये जो त्रिभुज यहाँ पे अच्छे त्रिभुज बनेंगे, उसके बाद एक यहाँ बनेंगे, तो ये अलग अलग 4 त्रिभुज आएंगे, यानी कि दर्पण सूत्र करने में, दर्पण सूत्र सिद्ध करने में, प्रूव्ड करने में आसान हो जाएगी। तो हम इसी दिशा में लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में। ठीक है, हाँ देखिए, तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में अगर किरणें होगी, वक्रता केंद्र की दिशा में अगर किरणें होगी तो उसी पथ पर, जिस पथ पर गई है वो किरणें, जिस पथ पर गई है उसी पथ पे वापस लौट आएगी। तो देखिए इस पथ पर गई तो इसी पथ पर वापस लौट आएगी। आप इतनी बातें समझ गए। उसके बाद हम समझे थे कि
प्रतिबिंब बनती है कहाँ? अगर किरण, दो किरण आरेख खींच दिए तो प्रतिबिंब हम कैसे जानेंगे कहाँ बनती है? तो परावर्तित किरण जहाँ टकराती है, एक दूसरे से काटती, एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे से मिलती है, अगर मिलती है तो किरणें काटेगी जरूर। तो एक दूसरे किरणें, परावर्तित किरणें जहाँ काटे, आपतित किरण नहीं काटेंगे, ठीक है। आपतित किरण जहाँ काटेंगे वहां नहीं हो सकती। देखिए हम आपतित किरण जहाँ आपतित किरण अगर कटे तो देखिए यहाँ पे भी प्रतिबिंब बन सकते, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जहां वस्तु हो वहां प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकती है, ठीक है। तो आप परावर्तित किरण जहां काटेगी वहां बनेगी। तो देखिए ये इसका परावर्तित किरण ये हो गया और इसका परावर्तित किरण तो यही है, आपतित किरण वही है और परावर्तित किरण भी उसी पथ पे है। तो मान लीजिए हम इसी को कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ बना एक प्रतिबिंब, इसके बीचों बीच बना एक प्रतिबिंब जिसका हम नाम रख देंगे ए डैक्स बी डैश, ठीक है। और वस्तु की हम नाम रखते हैं ए बी, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आप देखिए कि हम तो प्रतिबिंब बना ली, हम तो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच लिए, तो अब दर्पण सूत्र सिद्ध कैसे करेंगे? तो दर्पण सूत्र सिद्ध करने से पहले हम उसके कुछ इसके व्याख्या को हम कुछ लिखते हैं, इसके सिद्धांत, इसके थ्योरी को हम इधर लिखते हैं, तब हम दर्पण सूत्र को यानी कि समझाते हैं कि इस ऐसे ऐसे हुई चीजें और ऐसे ही प्रूव्ड हो गई। तो हम पहले समझाएंगे यानी इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले अगर हल लिखें, हल ना लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि देखिए ये जो है ना, एक दर्पण हम जो है ये अच्छी तरीके से रंग देते हैं, अच्छी तरह से इसको पॉलिश कर देते हैं, अच्छी तरह से इसके पीछे लगा देते हैं, जो कि देखने में आपको एक आकर्षक चीजें लगेगी, ठीक है। उसके बाद नाम रखने में मजा आएगा, यानी एम और एम डैश। एम माने होता है मिरर, मिरर माने दर्पण यानी आईना, ठीक है। तो एम डैश एक दर्पण माना, ठीक। एक लिया, माना या लिया, ठीक है। अभी तो हम माने ही है, लिए कहाँ है दर्पण, बस किरण आरेख खींचे तो माने हैं। तो माना कि एम एम डैश, माना कि एम डैश एक क्या है भैया, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, यानी कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या देखें कि माना कि एम एक अवतल दर्पण है जिसमें किरणें, जिसमें अच्छी से लिखनी है, एकदम बैठा बैठा के लिखनी है, एकदम सजा सजा के लिखनी है, जा ताकि आपको इस प्रकार लिखनी है कि अगर शिक्षक उसको कॉपी को सहे, इस चीजें को देखे तो उसको समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं इस उत्तर के माध्यम से, ठीक है। तो आप उस तरह से लिखें। तो इसमें लिखना है कि जिसमें वस्तु ए बी, वस्तु ए बी के तो किरणें, वस्तु ए बी से दो किरणें क्रमशः पहली कहां से जा रही है भैया? तो पहली मुख्य अक्ष के समांतर लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी वक्रता केंद्र कहूं तो सी के दिशा में आपतित होती है, आपतित समांतर दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पे आपतित लिख सकते हैं, दर्पण पर लिख दीजिए हम, ठीक है, तो और अच्छी लगेगी। दर्पण पर आपतित होती है और
दर परावर्तन के बाद यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद। आप जितनी अच्छे से लिखेंगे उतनी अच्छे से शिक्षक कॉपी सहने वाले को अच्छे लगेंगे। परावर्तन और परावर्तन के बाद फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस माने बड़ी एफ, वक्रता केंद्र यानी सी के बीच एक दूसरे को काटती है। ठीक है, आप समझ गए इन बातों को। काटती है और वहीं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। ये तो हम लिख दिए भैया, ये तो हम लिख दिए कि इसके थ्योरी हम लिख दिए कि इसमें क्या क्या हो रहे हैं। अब हम लिखेंगे कि इसके बारे में अब कुछ और नहीं लिखेंगे, यानी कि ये थ्योरी है, आप अच्छे तरीके से समझिए कि ये कह रहे हैं क्या। और इसको अगर आप इस तरह अगर आप लिख देते हैं एग्जाम पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए आप लिख देंगे तो कभी टीचर वो थ्योरी में आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर आप दर्पण सूत्र गलत से दिख रहेंगे तभी काटेगा, वरना यहाँ पे अगर वो समझ जाएंगे, अगर वो शिक्षक अगर आपके चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे कि आप एक अच्छे बच्चे लिखे हैं, जो कि आप में आप अंदर से बातें को समझे हैं इनकी बातों को, तभी वो आपको समझ जाएंगे जब आपके कॉपी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ए बी से दो किरणें क्रमशः पहली मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में आप दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस यानी एफ और वक्रता केंद्र के बीच एक दूसरे को काटती है और वही प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। ठीक है, तो आप ये थ्योरी लिखिएगा। अगर आप नहीं बना रहे हैं अभी नोट्स तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद लिखना है हमको, उसके बाद इसमें लिखना है यहाँ इतना लिख के ये थ्योरी पूरा लिख कर आपको उसके बाद क्या लिखनी है ये बताएंगे आप। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको कि जिसमें वो हो जाए तो उसके बाद आपको नीचे उसके जस्ट नीचे लिखना है जिसमें, ये बात पॉइंट वाली है, जिसमें आपको लिखनी है अच्छी तरह से लिखनी है, जिसमें कि आप फोकस है, इसको थोड़ा सिस्टम से लिखना है। जिस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है उस प्रकार हम आपको अभी यहाँ बोर्ड पे दिखा रहे हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखना है एफ, देखिए यहाँ पे पी है, पहले पी लिख देते हैं, पी एफ सी। ठीक है, लिखना है जिसमें पी ध्रुव, उसको सारी चीजें थोड़ी सी जगह हमें सारी चीजें बता देनी है ताकि वो समझे कि ये पूरा लेसन अच्छा से पढ़ा है बच्चा। फोकस एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद यह लिखनी है कि पी एफ यानी फोकस दूरी। ठीक है, पी एफ फोकस दूरी, पी वी फोकस दूरी छोटी एफ से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी छोटी यू से सूचित करते हैं, ये भी ऐसी भी लिख देनी है। उसके बाद देनी है पी बी डैश, ये पी बी डैश क्या है भैया, तो पी बी डैश है प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे और एक चीजें लिख देनी है कि पी और सी, पी सी जो कि होता है वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब द्वीप के हम छोटी वी से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र लिख लीजिए यहाँ, वक्रता त्रिज्या इसे बड़ी आर से सूचित करते हैं। ये आप लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा उसके जस्ट नीचे जिसमें, ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप दर्पण सूत्र, उसके बाद से स्टार्ट होगा उसके सिस्टम, जो सिस्टम पद्धति, उसके बाद स्टार्ट होगा कि आप क्या क्या देखे हैं इसमें, उसके बाद आप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद आपको क्या करनी है, इतना लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है अब, यहाँ लिखनी है अब। देखिए भाई पूरा सिस्टम से बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको लिखनी है पेपर में, ये नहीं आपको बता रहे कि इस प्रकार होती है सीधे, किस प्रकार आपको लिखनी है। जो कि 5 नंबर का हो तो 5 का 5 नंबर वो जरूर देंगे, अगर देख लिए इसे इस प्रकार लिखने का तो, ठीक है। तो लिखना है यहाँ लिखनी है अब लिखने के बाद लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से, ए बी सी से, ए डैश बी डैश सी से, यानी देखिए ये दोनों त्रिभुज को पहले आपको लेनी है क्या, ये दोनों त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज को, उसके बाद लेनी है एक बार ये दोनों त्रिभुज को। इससे भी एक समीकरण निकलेंगे, इससे भी, इन दोनों त्रिभुज से भी एक समीकरण निकलेंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज बन रही है, इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बन रहे, 4 त्रिभुज, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लेनी है ये वाले त्रिभुज, उसके बाद लेनी है ये दोनों त्रिभुज। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, तो देखिए ये भी त्रिभुज क्या है, ये भी त्रिभुज समकोण है और ये भी त्रिभुज समकोण है, तो ये समकोण हो गए। उसके बाद देखिए ये सम्मुख कोण के कारण बराबर हो जाएंगे दोनों कोण, सम्मुख कोण के कारण बराबर हो जाएंगे दोनों कोण। तो अगर सम्मुख कोण के बराबर दोनों कोण हो जाएंगे और दो कोण, अगर जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, ठीक है। दो कोण का बराबर है तो एक का जितना होगा दूसरे का भी उतना होगा। तो यानी कि इसकी रूपरेखा एक जैसा है, भले ही ये बड़े त्रिभुज है और ये छोटे त्रिभुज है। देखिए बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुज है मगर रूपरेखा एक है, यानी सबके एंगल एक है, एंगल एक है। अगर इसके एंगल एक है तो समरूप त्रिभुज कराते हैं। तो और इतना से उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज। अगर आपको ये चीजें भी लिखनी है तो ये चीजें भी आप लिख सकते हैं और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखना है बस कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, जो समकोण कोण के कारण, उसके बाद ही लिखना है। उतनी नहीं लिखनी है, अगर लिखनी है तो लिख दीजिए आप, ठीक है। अगर यही करनी है तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, समकोण के कारण, समकोण के कारण, ठीक है। समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, तो इसका भी एक समकोण है तो इसका भी समकोण 90 डिग्री, इसका भी समकोण 90 डिग्री। उसके बाद लिखनी है कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ये किसके कारण, सम्मुख कोण के, सम्मुख कोण के कारण, ठीक है, सम्मुख कोण के कारण। अब सम्मुख कोण के कारण हो गई ये चीजें, सम्मुख कोण के कारण हो गई ये चीजें। उसके बाद हम लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे कि तब हम जानते हैं कि अगर जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तब हम क्या जानते हैं कि वो जो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये समरूप का संकेत है, ठीक है, ये समरूप का संकेत है। त्रिभुज ए बी सी समरूप ए डैश बी डैश सी। और आप देखिए जिसके जिस जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उसके उस दोनों त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं का अनुपात बराबर होती है। तो इसके सम्मुख भुजा देखिए, इसका 90 डिग्री पर कौन, ये वाला भुजा है, ठीक है। तो इसका 90 डिग्री वाला कौन, ये भुजा है। इसका जो कि सम्मुख कोण वाली ये भुजा है, सम्मुख कोण वाले ये इसकी ये ये भुजा है, ठीक है, ये भुजा है, इसका ये भुजा है तो ये इसका ये भुजा है,
उसके बाद इसका ये भुजा है तो इसका ये भुजा है, तो इसके अनुपात का बराबर होगा। तो हम ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बराबर बी सी बाय बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश नहीं सकते, बी डैश सी। तो ये क्या हुए, पहला समीकरण। ठीक है, ये पहला समीकरण निकल गया। इस प्रकार अब दूसरा समीकरण निकाल लेंगे ये त्रिभुज से और ये त्रिभुज से। ठीक है, तो हम पहले दो त्रिभुज से हम पहला समीकरण निकालें, तो इसको आप मिटा देते हैं, आप उतार लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ये कैसे आई आप देख लिए, कुछ नहीं है दर्पण सूत्र, बस सिस्टम से आप जानेंगे सब कुछ आसान है। तो हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको भी निकालना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण को, ए बी बटे ए डैश बी डैश बी सी बाय बी डैश सी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब क्या है कि त्रिभुज, अब किससे लेंगे, तो त्रिभुज ओ देखिए यहाँ पे हम नहीं मान इसको, ये कितने क्या है, ए एन है, क्या है, ए एन ले लेते थे कितने, और उसके बाद एन ले लेंगे तो काम के लिए हो जाएगा। तो ए एन कितने ले लेते, इस बिंदु को हम एन मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम एन मान लेते हैं, तो इस बिंदु के एन मान लिए तो क्या हुआ, एन पी एफ, ये त्रिभुज का नाम क्या हुआ, एन पी एफ। उसके बाद ये त्रिभुज का नाम क्या होगा और उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, सॉरी ए डैश बी डैश एफ, हाँ ए डैश बी डैश एफ। आप देखिए इन दोनों में भी वही वाली चीजें हैं। देखिए ये कौन क्या है, समकोण है। देखिए ये ऐसी खींचेगी, देखिए थोड़े थोड़े तो उसमें फर्क पड़ेंगे ही ना। ये देखो कर्व है, तो कर्व है तो जब नजदीक जाएगी तो यहाँ आएगी, थोड़ा इधर आएगी तो ये भी एक लंब की तरह हो जाएंगे। तो कर्व है तो क्या छोड़िए उसको, ये भी यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी। तो समकोण त्रिभुज बन जाएगी, तो समकोण त्रिभुज इसमें भी एक यहाँ बन जाएगी। तो क्या हो जाएंगे, कोण एन पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, क्या हो जाएंगे, समकोण, इसमें समकोण के कारण, समकोण के कारण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और क्या हो जाएंगे, ये समकोण के कारण ये हो जाएंगे, यानी कि पी एन एफ, पी एफ एन, पी एफ एन, पी एफ एन, पी, इसका नाम क्या देंगे, पी एफ एन बराबर कोण ए डैश सी ए डैश एफ बी, ए डैश एफ ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, ये किसके कारण होंगे, तो सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण, ये सम्मुख कोण के कारण होंगे। उसके बाद देखिए हम इसीलिए कह सकते हैं इसकी, जब उसी प्रकार की जब दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे ही होंगे। जब तीनों कोण जिस त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे उससे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज, यानी कि इसके रंग रूप दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं। तो ठीक है, तो इसको कह देंगे हम त्रिभुज एन पी एफ समरूप त्रिभुज एन ए डैश बी डैश एफ। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसके सम्मुख भुजा का अनुपात बराबर होंगे ही होंगे। तो इसके सम्मुख भुजा क्या, एन पी। ठीक है, तो अब एन पी बटे क्या हो जाएंगे, ए डैश बी डैश, और बराबर इसकी ये वाली भुजा इसके लेंगे तो इसके ये भुजा लेंगे इस त्रिभुज के, तो इसके ये भुजा लेंगे, और इसके ये भुजा लेंगे तो इसके ये भुजा लेंगे। तो पी एफ उसके क्या होंगे, पी एफ। पहले देखिए वो उधर पहले देखिए अगर पहला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा लेंगे, ये वाले त्रिभुज लेंगे पहले ये साइड, तो इसमें भी ये वाली त्रिभुज लेंगे, उधर ये वाला लीजिए तो ये वाला भी लेंगे। ठीक है, तो पी एफ बाई क्या हो जाएंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, एफ
बी डैश नहीं तो बी डैश एफ नहीं तो एफ बी डैश, ठीक है दे दीजिए जो भी है, एफ बी डी बी डैश। तो ये क्या हो गए भैया, ये त्रिभुज, ये बन गए दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, वरना हम अब मिटा देते हैं। अब इसको पहले हम यहाँ उतार लेते हैं कि एन पी बाय ए डैश बी डैश, उसके बाद पी एफ एफ बी डैश। तो ये कितने होंगे, समीकरण 2। इसको मिटा देते हैं। अब हम लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, अच्छा से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से थोड़ा 2 में आप गौर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा 2 में आप गौर कीजिएगा कि ये जो है एनपी एनपी, यहाँ जो है एनपी 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 जो है ये ए बी के बराबर हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी है भी यहाँ पे होंगे, तो एन पी भी बराबर हो जाएंगे। तो हम यहीं पे सुधार कर देंगे ऊपर में ही, जब आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो आप समीकरण 1 और 2 से जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ भैया, यहाँ पे लिख देंगे हम कि एन पी बराबर ए बी, एन पी बराबर ए बी। तो एन पी बराबर ए बी, तो यहाँ हम ए बी लिख सकते हैं, ये दूसरा एक दूसरा बना लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी। तो ए बी, तो ए बी इसमें हो गया ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश। तो इसको हटा देते हैं, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो 1 और 2 से हमको क्या पता चला कि बी सी और बी डैश सी बराबर पी एफ बराबर एफ बी डैश, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद अब देखिएगा अच्छे से, ये आप बी सी है, तो बी सी को हम कैसे कर सकते हैं कि इसका कोई नाम दे सकते हैं। हम अब वहां क्या पढ़े थे कि पी एफ पी सी पी बी पी बी डैश, ठीक है। सब तो दूरियां पी से मापी जाती थी, यहाँ एक ही तो ऐसी दूरी है जो कि पी से मापी गई है, वरना हम किसी दूरी को पी से नहीं मान सकते। आप चिन्ह परिपाटी में पढ़े होंगे कि कोई भी दूरी जो है कि पी के अलावा किसी से नहीं मापी जा सकती, तो पी से एक ही है, तो इसको पी से नहीं माप सकते, तो इसको पी में बदलेंगे पहले, ठीक है। तो पी में बदलने के लिए क्या करें, बी सी कहाँ है यार, यहाँ पे है। तो इसका मान निकालने के लिए पी वी करके पी बी में माइनस कर देंगे पी सी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी हमारे पास, तो बच जाएंगे, तो यही दूरी तो हम यहाँ लिखे थे। उसके बाद बी डैश सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमें पी सी पहले वो लिखनी होगी, पी सी माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो पी सी माइनस पी बी डैश पी बी डैश, ठीक है, पी बी डैश। उसके बाद बराबर पी एफ तो है, पी एफ इसको पी में बदलनी है, तो एफ बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम पी बी लिखेंगे और पी बी माइनस पी एफ माइनस पी एफ लिखेंगे, तो एफ बी अपने आप निकल जाएगी। एफ बी डैश है भैया, एफ बी नहीं है, एफ बी डैश है, ठीक है। एफ बी डैश, तो एफ बी पी बी डैश में एफ बी पी एफ निकलेगा, पी बी डैश में पी एफ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ देखिएगा कि ये जो है यहाँ आपको लगता है यहाँ नीचे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ देखिएगा आप कि पी बी को हम क्या कह सकते हैं, पी बी को हम कह सकते हैं यू, क्योंकि वस्तु दूरी हम पहले वहीं पढ़े थे जिसमें लिखे थे, तो पी बी बराबर यू, पी सी माइनस एफ, पी सी बराबर एफ, पी सी बराबर एफ, सॉरी पी सी बराबर एफ नहीं होंगे, पी सी बराबर आर होंगे, पी सी बराबर आर, पी सी बराबर आर। उसके बाद देखिए यहाँ पी वी डैश भी, पी वी डैश मैंने भी, ये पी एफ मतलब छोटी एफ। उसके बाद देखिए
पी बी डैश पी बी डैश को हम कह सकते हैं भी, और पी एफ को कह सकते हैं एफ। ठीक है, इतना आप समझ गए इतना आप। उसके बाद आप एक बातों को अच्छी तरह से समझिए कि ये कोने कोने गुना कर देंगे। ठीक है, कोने कोने गुना करते हैं, बराबर में कोने कोने गुना करते हैं और बराबर बराबर में कटाते हैं। तो कोने कोने गुना करेंगे, करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे u माइनस आर इंटू यू माइनस आर इंटू भी माइनस एफ, भी माइनस, सॉरी लग रहा है कोई गलती हुआ है कि थोड़ा, पी में पी, ठीक है चलने दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये एफ में अगर गुना करें तो आर माइनस बी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद आप देखिएगा कि ये इससे गुना करेंगे इससे, तो सबसे पहले हम इसको ढक लेते हैं, इसको 2f भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2f भी लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिख सकते हैं। तो यू भी हो जाएंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस यू एफ हो सकते हैं। उसके बाद देखिए अच्छी तरह से कि ये आर है तो आर भी हो जाएंगे, माइनस में आर भी, छोटी भी हो जाएंगी। उसके बाद देखिए आर एफ, तो माइनस माइनस प्लस आर एफ बराबर एफ, आर एफ फिर इधर हो गए तो आर एफ हो जाएंगे और माइनस में भी एफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर में देखिए यू इधर नहीं है, अब कटाना यहीं से कटाना शुरू करना है। तो यू एफ इधर नहीं है, आर भी नहीं है इधर, तो आर एफ है इधर भी है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो इधर इधर कट जाते जानते हैं हम कि बराबर में अगर इधर भी उतने हैं और उधर भी उतने हैं, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में है, तो वो कट जाते हैं। तो कट गए यहाँ पे, तो हमारे पास बचा क्या भैया, यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ, बचे तो हमारे पास यही। तो आर को सबसे पहले हम बदलेंगे एफ में, तो आर को एफ में बदलने के लिए हम आर बराबर 2f जानते कि नहीं, आर बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है एफ। तो एफ जो है एफ के दुगनी होती है त्रिज्या, तो एफ की दुगनी होती है तो 2f लिख देंगे। तो यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी और बराबर माइनस एफ भी, ये हो जाएंगे। अब इसको उधर हम लेके चलते हैं, तो उधर लेके जाएंगे तो उधर क्या हो जाएंगे भैया, देखो इसको ऐसे करके लेके चलते हैं। देखिए इधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम इधर लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला जो u भी है, ये जो u भी है, तो इधर नहीं है u भी, पर यहाँ देखिए एफ भी एफ को या एफ भी को, बात बराबर है। तो ये दो है, ये एक है, इधर आएंगे तो माइनस में, ये उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो u भी माइनस यू एफ बराबर 2f भी, उधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे ये वाला, और इधर ये वाला तो माइनस में ही रहेंगे भी है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम ये वाला निकाल सकते हैं कि क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे भैया हम, कि यू भी, तो 2f भी में और एक एफ भी घटेगा, तो कितना एफ भी बचेगा, तो एक एफ भी बचेगा। तो यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी को या भी एफ को भी एफ, ये बचा, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से दिख रहा है, एफ भी बचा। ठीक है, एफ भी एफ बचा या एफ भी बचा, ये वाला अच्छा से गौर करके देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की चीजें। अब यहाँ से ही सूत्र निकलेंगे, यहाँ तक आपको देख लिए, यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, इधर मिटा देते, उसके बाद यहाँ से आप निकलेंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं, पूरी चीजें मिटा देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अब हम सूत्र निकाल, ये वाली सूत्र आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, बस अंतिम है, थोड़ा समय और दिल थाम कर बैठे रहिए। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, क्या है कि u भी माइनस यू एफ बराबर भी एफ है, यही। अब हम इसमें लिखेंगे
कि दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, ठीक है। दोनों तरफ देंगे तो u v f माइनस u f, तो u v f बराबर u v f है कि नहीं है। अब ऊपर नीचे कटाएंगे तो यहाँ u भी मिल रहा है तो यहाँ u v खत्म, यहाँ u f मिल रहा है तो u खत्म f खत्म f खत्म, यहाँ u f मिल रहा है तो u f यहाँ खत्म हो जाएंगे तो u खत्म f खत्म। तो हमारे पास क्या बचे, तो 1/f बचे, 1/f बचे और 1/v बचे, और सॉरी यहाँ पे माइनस में है, माइनस, और उसके बाद बराबर में 1/v बचे, 1/u 1/v यहाँ पे बचे 1/v। देखिए यहाँ पे v है, यहाँ पे v है भैया, तो v u v f लिखेंगे ना, u v f लिखेंगे तो यहाँ पे f भी कटेगा तो 1/u यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि 1/f को ये इधर साइड ही रखते हैं और ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएंगे प्लस में, तो 1/v प्लस 1/u, आप इधर लिखेंगे उधर लिखें बात बराबर है, ठीक है। ये निकल गए दर्पण सूत्र, निकल गए यहाँ से डायरेक्ट आप लाइन खींचिए और यहाँ देखिए बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो निकल गया दर्पण सूत्र। अब हम आपको धीरे धीरे लिख के दिखाते, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया यानी कि प्रूव्ड, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से देख लिए कि कैसे दर्पण सूत्र सिद्ध किए जाते हैं। आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे ME सेंटर 7242 पर आप आइए, आपको इसी प्रकार के हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम आपको जब बताएंगे तो आपको जीरो से लेकर शिखर तक लेके जाएंगे, उसके बाद आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट अपने लायक बना देंगे, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे वीडियो, अगर आप 10th क्लास में हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर अन्य क्लास में भी हैं तो आप कंपटीशन की एग्जाम तैयारी भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।